तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर जो थोड़ा सा हटके। आज आपको बताएंगे 1984-85 के पहले की बातें, जब अंडरवर्ल्ड मुंबई में उभरने लगा था, साउथ मुंबई में। उसके पहले जो वर्धा राजन का एरिया था, दूसरा था, वहाँ काफ़ी हद तक ये अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइज लेवल पे हो चुका था। लेकिन जो साउथ मुंबई में गैंग था वो एक ही था, करीमलाला गैंग। और उसके कुछ लोग चोरी चकारी भी करते थे, छोटी मोटी लोगों की दुकान वाले को लूट लेना, कोई मटके वाले को लूट लेना, कोई लॉटरी लगाने वाले को लूट लेना। और लूट क्या होती थी, 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, भाई इतनी लूट पे खुश रहते थे। और यही काम वो लोग भी करते थे जो बाद में जिनका अंडरवर्ल्ड में बड़ा नाम भी हुआ, जिनमें सबसे पहला नाम आता है मनिया सुरभि का। वो आदमी, उसका साथी जो धारावी वाला गैंग था पूरा, ये चोरी चकारी ही करते थे। किसी के घर में जाके उससे पैसा उसका चोरी कर लेना, यारी दोस्तों का पैसा चोरी कर लेना, कि चलते आदमी का पर्स छीन लेना। दादागिरी, फिजिकली स्ट्रांग होते थे और कमज़ोर आदमी को देख के इस हरकतें करते थे। यही काम दाऊद और उसका गैंग शुरू में करता रहा। उसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स अलग-अलग लोगों ने सोशल मीडिया पे भी डाली। बहुत से पुराने लोगों के इंटरव्यूज़ हुई जिन्होंने कहा कि दाऊद इब्राहिम भी चोरी चकारी और इसका गैंग करता था। इसी तरह छीना झपटी, चेन स्नैचिंग, किसी का पर्स छीन लेना, पॉकेट मार करना, साइकिल चोरी करना, मोटरसाइकिल चोरी, गाड़ी की चोरी, टैक्सी की चोरी, इस किस्म की वारदातें होती रहती थी। लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से जो बड़ा जो एक्सटॉर्शन के काम, रेगुलर हफ्ता लेना दुकान वालों से, बहुत से हमने देखा उस ज़माने में चोरियां करने वाले गैंग थे जो मिल्क बूथ पे चोरी करते थे, मिल्क सप्लाई के बूथ पे। वो छोटा पुराना ज़माना था, छोटा कैश होता था, तो जो लोग मिल्क की डिलीवरी लेने आते थे वही पैसे लेके जाते थे। उसी तरह कई पान बीड़ी शॉप वालों से भी चोरी चकारी कर लेना। जो इनका यंग लड़के 3-4-5 ग्रुप बना के जाते थे और किसी रेस्टोरेंट वाले से, दुकान वाले से उसका गला छीन के, उसका जो छोटा मोटा ट्रे में, ड्रॉ में पैसे रखे होते थे वो छीन लेने और भाग जाना। चोर और ये छीना झपटी करने वाले भागने में बड़े उस्ताद होते थे ताकि पकड़े नहीं जाएं। और ये लोग अपने साथ एक चाकू भी रखा करते थे। वो इनका बेसिकली सेल्फ डिफेंस के लिए होता था, मारते किसी को नहीं थे, लेकिन जब अपनी जान पे खतरा बनता था तो चाकू दिखा के। और ज़माने में लोग चाकू से भी डर जाते थे, आजकल तो बंदूक से भी नहीं डरते। तो ये वो दौर था। उस दौर के दो इंटरेस्टिंग किस्से, जहाँ पे एक शातिर चोर जो एक ओपन जीप में घूमता था, बड़ा फिल्मी स्टाइल पे, बहुत अच्छे कपड़े पहनता था, चश्मे वश्मे लगा के, बटन खोल के, गले में मफलर बांध के, रंग बिरंगे कपड़े पहनना, और जीप ओपन रखी हुई उस ज़माने में, विलीज की जीप, साथ में गर्लफ्रेंड बैठा के पीछे। उसका एक और भी चोर साथी था। ये दोनों आगे बैठते थे और दोनों गर्लफ्रेंड इनकी पीछे बैठती, जो बड़ी शौकीन हुआ करती। तो चोरों की गर्लफ्रेंड, दोस्तों, जैसे कहते हैं जो फिल्में होती हैं वो समाज का आईना होती हैं। और वो दौर था जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी फिल्में बनी जिनके नाम थे चोर, दो चोर, एक चोर, एक चोरनी, हम सब चोर हैं, पता नहीं क्या क्या इस किस्म के, चोरों का राजा, पता नहीं किसकी रानी, सपनों की रानी, चोरों का राजा, इस किस्म की बहुत सारी। और बहुत से फिल्मी करैक्टर जो थे, देवानंद से लेके प्राण साहब तक, और बहुत से लोगों ने चोरों के रोल किए। कमाल की बात है, एक जो जिस काम को हम बहुत घटिया गिनते हैं, वो काम फिल्मों में बड़े बड़े हीरो करते थे। और ये फिर सुनहरे की दुकानें, ज्वेलरी शॉप, जिनकी लूट मार, फिर छोटे मोटे बैंकों की लूट मार शुरू हुई। और फिर ऑर्गेनाइज तौर पे हफ्ता वसूली शुरू हुई। लोगों ने डर के कि ये लड़कों का तो काम ही ये है, तो अच्छा है इनको हर महीने कुछ पैसे दे दिया करे ताकि ये चोरी चकारी नहीं करें, जान को खतरा नहीं रहे। तो इस किस्म के जो अंडरवर्ल्ड के शुरुआती दिन थे
साउथ मुंबई में, दक्षिण मुंबई में। उसके 2-3 किस्से आपको आज सुनाते हैं। आपको लेके चलते हैं संदेश के पास, जिसने बागवान साहब के बताए हुए 2 किस्से, बहुत इंटरेस्टिंग 2 चोरों की कहानी है, लुटेरों की कहानी, और बहुत इंटरेस्टिंग। आप सुनिए संदेश का इस पूरे मामले को लेके क्या कहना। ये चोर बड़े काम के होते हैं। ये हिंदी फिल्मों में चोरों का बहुत जिक्र है, चोर मचाए शोर, जी तो मैं चोर नहीं तू चोर, ऐसा करके फिल्में, कितनी फिल्में आई हैं, चित चोर, जी मालूम है ना, मराठी में बनी होगी चोर वाली फिल्में। जी जी, बनिए बनिए। हाँ, तो ये बड़े चोर, इनकी बहुत अहमियत है समाज में। जी जी ये अगर चोर नहीं होते तो लोग अपने घर मजबूत नहीं रखते, खिड़कियां अच्छी नहीं बनाते, ताले अच्छे नहीं बनते। ये सब जी चोरों की वजह से ताले बनाने की इतनी तरक्की हुई है। जी जी, तो चोरों इतनी को जद क्रेडिट देना चाहिए। अगर चोर नहीं होते तो पुलिस वालों को मेडल नहीं मिलते। अब जो चोर इतनी पकड़ते हैं तो उनको मेडल मिलते हैं। इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। हाँ, अगर फिर चोर को पकड़ते नहीं तो फिर वकीलों की आमदनी कैसे होती? चोर को देखिए वकील करना पड़ता है जमानत के लिए। जी जी तो एक चोर से कितने लोगों की रोटी रोजी चलती है, जो अपने आप को इज्जतदार कहते हैं, समाज में बड़े लोग माने जाते हैं। जी जी उनका रोटी रोजी आदि चोरों की मदद से चलती है। चोर खाली घर में चोरी करने वाले नहीं होते, जी आपके बैंक खातों में चोरी करते हैं, आपके विश्वास की चोरी करते हैं, बहुत बहुत बड़े लेवल पे चोरी होती है। जी जी पॉलिटिशियन भी आपसे चोरी करते हैं, आपके विश्वास की चोरी, वादे करते हैं, आपकी वोट लेते हैं, मंत्री बन जाते हैं, बाद में पूछते नहीं। जी तो इसीलिए नारे लगते हैं इनके खिलाफ, गली गली में चोर है, पता नहीं गली गली में चोर है, फलाना लीडर चोर है। जी, सही बात है। हाँ, तो अब सुनाइए चोरों की कहानी। ये सर कहानी जो हमारे पास अभी निकल के आई है ना, ये 83 की कहानी है, ओके। बॉम्बे की। इसमें सबसे पहले एक कहानी ये है, मतलब ये ऐसे, सबसे पहली जो कहानी है वो ऐसे चोरों की है जो सिर्फ कपल्स को लूटता था। ओके। ये पार्क्स में, पब्लिक प्लेस में, ये बीच पे जो कपल्स बैठते हैं ना, हाँ, समुद्र के किनारे दीवार पे बैठ जाते हैं। जी, या गार्डन वगैरह में, हाँ। उनको लूटने का काम एक गैंग करता था। उस गैंग का जो लीडर था उसका नाम था गोविंद सरकार। ओके, बंगाली बंगला सरकार। जी जी। हाँ। ओके। तो 83 में एक किस्सा हो गया था। मतलब 83 के स्टार्ट में क्या हुआ था, ये जितने भी ऐसी जगह है जहाँ पे कपल्स बैठते हैं, हाँ। वहां पे ये वारदातें बढ़ गई थी कपल्स को लूटने की। ओके। और कपल्स जो होते हैं वो क्या होता है कि उनका मतलब रिलेशनशिप होता है, तो कंप्लेन करने से या अपना जो सामान चोरी हो गया उसे क्लेम करने से आगे नहीं आते, डरते हैं। हाँ, वो बेइज्जती होगी, समाज को पता चलेगा आप किस लड़के के साथ कहाँ बैठे थे, लड़के के साथ, तो बदनामी जी होती है, जी। डरते थे लोग। तो इसी बात का फायदा ये गैंग भी उठाता था। ओके। हाँ, तो इसीलिए वो सिर्फ कपल्स को टारगेट करता था। ये तो 83 के स्टार्ट में जब ये वारदातें बढ़ गई ना, तो इसाक बागवान का एक खबरी था, वो कुलाबा में एक्टिव था। ओके। तो वो खबरी कुलाबा के किसी एक बार में बैठा हुआ था, तो उसने कुछ लोगों को ये बात करते हुए सुना, 3-4 लोगों को, कि आज हम नरीमन पॉइंट जाते हैं और उसके बाद रात को पीला हाउस जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ ठहरने के लिए रात में हम लोग जाएंगे। ओके। तो उस खबरी ने पता कर लिया कि ये लोग मतलब लूटपाट करते हैं वहाँ नरीमन पॉइंट, मरीन ड्राइव, ये सब जगहों पे। हाँ। तो उसने ये बात इसाक बागवान को जाके बता दी। तो खबरी से जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक इसाक बागवान और उनके टीम ने वो पीला हाउस का जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पे 3-4 दिनों तक वॉच रखा। ओके। तो उनको इन्वेस्टिगेशन में एक बात पता चली कि यहाँ पे पीला हाउस के नजदीक जो घोड़ों के तबेले है ना, हाँ। हाँ। हाँ, वहाँ पे 3-4 लोगों का एक ग्रुप है, वो रात में सिर्फ सोने के लिए आता है। ओके। तो इसाक बागवान और उनकी टीम ने वहां पे वो तबेले के नजदीक वॉच रखा। तो 3-4 दिन वॉच रखने के बाद उनको वो ग्रुप दिख गया 3-4 लोगों का। वो लोग क्या करते थे, जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं ना, हाँ। वहां पे ऊपर एक माला बना होता है, हाँ। हाँ। जहाँ घास वास रखी जाती है। तो उधर सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाके वो लोग सोते थे। हाँ, मेज़ानीन फ्लोर बोलते थे। हाँ। हाँ, मेजेनिन फ्लोर पे। तो इसाक बागवान और उनकी टीम ने ना इन लोगों को पहले वहां पे आने दिया, और जैसे ही ये लोग आके ऊपर सोने के लिए चले गए, हाँ। तो अंदर जाके इन लोगों को पकड़ लिया।
ओके वो गोविंद सरकार और उसकी गैंग को 3-4 लोग थे उसमें। ओके उस तो पकड़ लिया तो वो 3 लोग अरेस्ट हो गए। तो इसमें गोविंद सरकार था, उसके साथ और एक आदमी था जिसका नाम था निशिकांत देशपांडे, ओके और एक तीसरा आदमी था जिसका नाम था राजू शेलार। ओके मतलब वो गोविंद सरकार खुद बंगाली था और अपने साथ उसने 2 मराठी लड़के रखे हुए थे लोकल यहाँ के। हाँ हाँ, तो उन तीनों को अरेस्ट करके रात में ही पुलिस स्टेशन लेके गए, पुलिस स्टेशन नहीं, क्राइम ब्रांच ऑफिस लेके गए। हाँ तो उनसे जब पूछताछ हुई ना, तो उन्होंने बहुत सारे जुर्म कबूल किए जिसमें उन्होंने लूटपाट की थी। हाँ तो पुलिस वालों ने क्या किया, दूसरे दिन न्यूज़पेपर में वो पूरा सामान जो उनसे रिकवर हुआ था चोरी का, हाँ वो उन्होंने तबेले में ही छुपा के रखते थे रात को। ओके तो वो भी रिकवर कर लिया था। तो उस सामान के पूरे डिटेल्स ना पुलिस वालों ने दूसरे दिन अखबार में छाप दिए। अभी अखबार में वो खबर फैलने के बाद कुछ कपल्स थे या कुछ लोग थे जो अपना सामान क्लेम करने वहां पुलिस के पास पहुंचे। ओके तो उसमें एक लेडी थी, वो अपना एक टूटा हुआ दांत लेके आई थी। ओके दांत हाँ, अपना टूटा हुआ दांत वो साथ में लेके आई थी ओके पुलिस के पास। तो वो जब अपना सामान क्लेम करने गई ना लूटा हुआ, हाँ तो उसने पुलिस को बताया कि जिस आदमी ने मेरा सामान लूटने की कोशिश की थी, हाँ उसने अपने हाथ से मेरा मुंह दबाया था ताकि मैं चिल्ला नहीं सकूं, शोर नहीं मचा सकूं। हाँ तो उस वक्त मैंने उस आदमी के हाथ को काटा था, हाँ और बहुत जोर से काटा था। तो उस आदमी ने अपना हाथ छुड़ाने के लिए छीना झपटी की। हाँ तो उस जद्दोजहद में उस लड़की का दांत टूट के गिर गया और उस आदमी के हाथ में जख्म हो गया। ओके ये बात उसने पुलिस वालों को बताई। तो पुलिस ने उन 3 लोगों को जो अरेस्ट किया था ना, हाँ उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई उस लड़की से। हाँ तो उसमें से जो राजू शेलार था, हाँ उसको उस लड़की ने पहचान लिया। ओके और उस लड़की ने बोला कि यही आदमी है जिसके हाथ में मैंने अपने दांत से काटा था। ओके तो पुलिस वालों ने उसको चेक किया तो उसके हाथ में उसी प्लेस पे जख्म हुआ था उस लड़की के दांत की वजह से। ओके तो पुलिस वालों ने तुरंत उस लड़की का दांत और मेडिकल एग्जामिनेशन करवा के उसका जख्म भी चेक करवाया। हाँ और आगे चल के जब कोर्ट में केस खड़ा हुआ ना, तो उसको इस बात को सबूत के तौर पर खड़ा किया गया। ओके ये एक 83 का किस्सा हुआ जो 83 के शुरुआत में हुआ था, चोरी का, लूटपाट का किस्सा। हाँ लूटपाट के साथ उससे क्रिमिनल केस भी बना होगा। कोई दांत टूटना जो है वो आईपीसी की सभी धारा के नीचे क्राइम माना जाता था। जी जी, सही तो बात है। उसको उसकी सजा सेपरेट और भी मिली होगी। तो उसमें अलग धारा लगी होगी वो फिजिकल डैमेज के लिए। हाँ हाँ, वो मेडिकल। हाँ जी, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाया आपने। अभी जी जी। दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि ये जो घटना हुई ना, उसके कुछ दिनों के बाद ये अपना जो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट है हमारे महाराष्ट्र का, हाँ हाँ वहां पे एक मलकापुर गांव है। हाँ है तो हाँ हाँ, तो मलकापुर गांव में एक व्यापारी था। वो जो अब हम लोग घर के ऊपर छत के लिए पतरा लगाते हैं ना, टीन, हाँ हाँ उसका वो व्यापार करता था। ओके तो उसका जो बिजनेस था वो नागपाड़ा में किसी आदमी के साथ था। हाँ वो लोहार लोहार बाजार क्या है वो जहाँ पतरा वतरा मिलता है वहां का होगा कुछ। हाँ, वो मेटल का सामान मिलता है ना। हाँ हाँ तो उस बिजनेस के सिलसिले में वो व्यापारी मलकापुर से बॉम्बे आया था। ओके उसने किसी को पेमेंट करना था यहाँ पे नागपाड़ा में। हाँ और ये 83 की बात है। उस जमाने में वो व्यापारी मलकापुर से 98,000 रुपए लेके आया था। बाप रे, आज का 1 करोड़। जी जी, बिल्कुल। हाँ तो वो नागपाड़ा में जब जा रहा था वो अपने बिजनेस पार्टनर को मिलने के लिए, तो वहां पे जो ओपन जीप होती है ना, हाँ हाँ उस किस्म की जीप में एक आदमी आया। उस आदमी के साथ एक और आदमी बैठा हुआ था, और जीप की पिछली साइड में 2 पारसी लड़कियां बैठी हुई थी। ओके तो जो जीप चलाने वाला जो था ना, हाँ हाँ, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था। उसने क्या किया, उस व्यापारी से पहले वो पैसे का बैग मांगा। हाँ शायद उसने पहचान लिया होगा कि ये बॉम्बे में नया है, क्या है। हाँ बुरा होगा अपना बैग दे रहे। जी जी, हाँ रौब डाला होगा उस पे। धमकाया वगैरह होगा उसको नया आदमी देख के। हाँ तो उसने अपना बैग देने से मना कर दिया। ओके तो इसने क्या किया, इस क्रिमिनल ने अपने पास, इसके पास एक छुरा था, वो छुरा निकाल के उसके हाथ पे वार कर दिया। ओके और उसको जख्मी करके उसका बैग छीन लिया और अपना जीप लेके वो चला गया। हाँ
तो उस आदमी ने क्या किया, सबसे पहले वहां पे एक लोकल डॉक्टर खोजा ओके। अपना इलाज करवाने के लिए, और हाँ। उस डॉक्टर से उसने ये सब बात बताई कि मैं यहाँ मुंबई में नया हूँ वगैरह वगैरह। ओके। तो उस डॉक्टर ने उस व्यापारी को बताया कि क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर इसाक बागवान है, हाँ। आप उनसे जाके मिलो, आपका पैसा वापस मिल सकता है। ओके। तो वहां से वो मलम पट्टी बैंडेज करवा के वो आदमी इसाक बागवान के पास पहुंचा, लोकल पुलिस स्टेशन में नहीं गया। ओके, क्राफ्ट मार्केट आ गया क्राइम ब्रांच के हाँ, हेडक्वार्टर। क्राइम ब्रांच आ गया। तो इसाक बागवान से उसने सारी बात बताई उस आदमी ने कि मेरे साथ ऐसी ऐसी लूट हुई है और उसने उस आदमी ने मुझे जख्मी किया है। ओके। तो इसाक बागवान ने वो हमला करने वाले का डिस्क्रिप्शन पूछा। हाँ। तो उस आदमी ने बताया कि सबसे पहली बात तो वो जो हमला करने वाला क्रिमिनल था वो ओपन जीप में आया था, ओके। उसके साथ और एक आदमी था, और उसी जीप में दो पारसी लड़कियां भी थी, वो दिखने से पारसी लग रही थी। ओके। और सबसे अहम बात उस आदमी ने यह बताई कि हमला करने वाले ने कपड़े जिस तरह के पहने थे, हाँ। हाँ, वो एकदम जैसे फिल्मी स्टाइल के होते हैं ना, बॉलीवुड किस्म के, हाँ। हाँ। मतलब हीरो जैसे, जैसे हाथ में बैंड पहन लिया, माथे पे बैंड पहन लिया, हाँ। उस तरह का उसका पहनावा था। तो ऊपर शर्ट के दो बटन खुले और बीच में रुमाल बांधा हुआ गले में। जी जी, इस किस्म से जैसे बॉलीवुड फिल्मों में दिखाते हैं। हाँ। तो इसाक बागवान को थोड़ा अंदाजा हो गया कि ये असद खान हो सकता है, ओके। असद खान पठान। ओके। हाँ, ये मतलब पुराने टाइम का रॉबर था, इसका पुलिस में रिकॉर्ड भी था। ओके। तो इसाक बागवान ने अपने खबरियों को एक्टिव कर दिया और इसका पता लगाने के लिए कहा कि ये कहाँ हो सकता है। हाँ। ये घटना हुई थी सुबह में 10-11 बजे के आसपास। ओके। तो दोपहर के बाद इसाक बागवान को एक खबरी ने बताया कि असद खान जो है ना, हाँ। ये गवालियर टैंक में, ये अपना केम्स कॉर्नर है ना, केम्स कॉर्नर, हाँ। हाँ। उसके पास एक जूस की मशहूर दुकान थी, कोजी जूस सेंटर। हाँ, वो ग्वालियर टैंक जिसको आजकल अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। जी जी, वहीं पे। हाँ। तो ये कोजी जूस सेंटर के पास देखा गया है, ऐसा खबरी ने बताया। ओके। तो इसाक बागवान अपने साथ कांस्टेबल वगैरह लेके इसको अरेस्ट करने पहुंच गए। ओके। तो ये क्या मतलब, इसका बहुत पुराना रिकॉर्ड था रॉबरी में, तो शातिर शातिर किस्म का था अपराधी ये। हाँ। तो इसने पुलिस वालों को देखा ना, तो इसने भागना शुरू किया। ओके। तो कोजी जूस सेंटर से इसने भागना शुरू किया, तो पान गली से होते हुए वो टावर ऑफ साइलेंस है ना पारसी लोगों का, हाँ। हाँ। वहां तक तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर ये भागा दौड़ी हुई पुलिस वालों और उसके बीच में। ओके। तो टावर ऑफ साइलेंस के पास पुलिस वालों ने इसको पकड़ लिया। हाँ। हाँ, तो इसको पकड़ के पुलिस वाले अपने क्राइम ब्रांच के ऑफिस में लेके आए ना, हाँ। तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये जो असद खान है, इसका बाप था फुंदन खान। तो फुंदन खान। फुंदन फुंदन खान। फुंदन। ओके। हाँ, ये सब पठान लोग थे। तो फुंदन खान जो था ना, इसका बाप, वो करीम लाला के पास काम कर चुका था। ओके। ये बात भी पुलिस के नॉलेज में थी। हाँ। तो पुलिस वालों ने जब इससे पूछताछ करना शुरू कर दिया ना, तो इसने वो जुर्म एक्सेप्ट कर लिया, और पुलिस वालों ने वो 98,000 रुपया रिकवर भी कर लिया उसी दिन। ओके। और अच्छा, इसके साथ जीप में जो दूसरा आदमी बैठा था ना, हाँ। उसको भी पुलिस वालों ने इससे पूछताछ करके उस दूसरे आदमी को भी अरेस्ट कर लिया। ओके, उसका नाम क्या था? उसका नाम था जरदुल्ला खान, वो भी पठानी था। जरदुल्ला। ओके। वो इसी के साथ घूमता था, जरदुल्ला खान। हाँ। हाँ। तो इन दोनों को फिर अरेस्ट करके लॉकअप में रख दिया, और दूसरे दिन इनको कोर्ट में हाजिर करना था। हाँ। तो जरदुल्ला खान जो था ना, उसने उस दिन रात को क्या किया, जिस दिन अरेस्ट हुआ उसी रात को इनके हाँ। लॉकअप में वो कैदियों के पानी पीने के लिए ना एल्यूमिनियम का कप रखा हुआ था। हाँ, छोटा सा रखते हैं वो सगड़ी बांध के। हाँ, वो कोने में लॉकअप के। हाँ। तो ये जरदुल्ला खान ने क्या किया, उस कप का, एल्यूमिनियम के कप को ना अपने हाथों से ताकत लगा के मोड़ दिया, और उसका शेप चेंज करके नुकीला कर दिया उसको, ओ। और उससे खुद को ही इंज्योर कर लिया, जख्मी कर लिया। ओके। तो दूसरे दिन जब कोर्ट में इनका केस खड़ा हुआ ना, हाँ। तो जरदुल्ला खान और उसके वकील ने इसाक बागवान पे एलिगेशन लगाया कि इसाक बागवान ने मुझे एक दिन पहले लॉकअप में पीटा है, ओके। मुझे पीट के जख्मी किया और जबरदस्ती मुझसे जुर्म कबूल करवाया है। ओके। हालांकि कोर्ट ने ये एलिगेशन खारिज कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ। हाँ, और इसाक बागवान को कोई पनिशमेंट वगैरह कुछ हुआ नहीं इस केस में। तो हाँ। आगे चल के इन दोनों को पनिशमेंट हुआ, और आगे चल के इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ा, तो उसमें ये भी बात पता चली कि जिस जीप में ये लोग घूमते थे ना, ओपन जीप में, हाँ। वो जीप भी बाद में चोरी की निकली।
ओह। ये बात है। और इनके साथ जो दो पारसी लड़कियां थी ना उस जीप में, हाँ। वो दोनों भी ग्वालियर टैंक की रहने वाली थी, वो पैसे के लिए इन दोनों के साथ घूमती थी। ओके। हाँ, ये बातें जांच में आगे चल के सामने आई। पर देखिए, चोरी से, ऐसी किस्म की छोटी मोटी डकैती से कितना पैसा कमाता होगा कि जीप मेंटेन करना, उसमें पेट्रोल डीजल जो भी पड़ता होगा वो जी जी। डालना, उसका रिपेयर करना, और लड़कियां रख के घूमना फिरना फिल्मी स्टाइल में, वो सब चोरी लड़कियों के का पैसा कमाल है। वो लड़कियों के खर्चे करना। वो खर्चे का। तो दोस्तों, सुना आपने कितनी शातिरता से ये लोग इस किस्म के क्राइम को, जराइम को अंजाम देते थे। लेकिन एक बात वो आपने ध्यान से अगर नोट की हो इन दोनों किस्सों में, वो है पुलिस का खबरियों का तंत्र मंत्र। तभी मोबाइल फ़ोन नहीं थे, कोई और साधन नहीं था इनको ट्रैक करने का, ट्रेस करने का। तो जो बैकबोन होती थी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, वो इनके खबरी हुआ करते थे। बहुत से लोग जो प्रोफेशनल खबरी नहीं थे, लेकिन जिनको आजकल हम समाज से भी कह देते, और समय भी कुछ ऐसे लोग थे जो समाज के लिए अच्छा सोचते थे, वो बड़े तरीके से अंदर की बातें पुलिस तक पहुंचा देते। तो ये वो दौर था। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।